नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का महाविद्यालय के इस ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि जो लोकतंत्रात्मक शासन है उसका अर्थ, परिभाषा और इस लोकतंत्रात्मक शासन के भेद आज के इस व्याख्यान में हम इन पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो विद्यमान रही और इन शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा। इस प्रकार की शासन प्रणालियों में कुछ महत्वपूर्ण शासन प्रणाली हैं, जैसे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र। लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र रही है। अरस्तु के समय से लेकर वर्तमान तक जो शासन प्रणालियाँ रही उनके लंबे ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र ही वह सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें जनसाधारण के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। क्योंकि जो राजतंत्र है या कुलीन तंत्र है उनमें जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या विशेष वर्गों के स्वार्थों का ही ध्यान रखा गया और जिसके कारण से जो शासक वर्ग है वो एक बड़े जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं हो पाया और शासक वर्ग जब जन भावनाओं के प्रति परिचित नहीं हो पाया तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जिससे जो शासक था वो निरंकुश होता गया और उसके द्वारा शासन शक्ति का निरंकुश रूप से प्रयोग किया गया। तो इन सभी तथ्यों के कारण इन शासन व्यवस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और इनमें परिवर्तनों के रूप में जो लोकतंत्र है उसको अपनाया गया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में जब लोकतंत्र का उदय हुआ तो इसके तहत जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन किया जाने लगा। कालांतर में ये अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किए गए परिवर्तन अपने मूल उद्देश्यों, शासन शक्ति का जनहित में प्रयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहा है, जो पहला रूप है इसका। इसलिए शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के साथ साथ राज्यों के प्रकार के रूप में भी लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और इन सभी जो आर्थिक लोकतंत्र हम कह सकते हैं या सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं, इन सभी के अलग अलग रूपों में लोकतंत्र की व्याख्या की जाती है। एक शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोकतंत्र है वो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का पर्यायवाची है और ये डेमोक्रेसी शब्द दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शासन की शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिनमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखकर शासन करती है। अब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध परिभाषा जो उन्होंने लोकतंत्र के बारे में दी, वो कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। ब्राइस भी लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य की जो शासन की शक्ति है वो किसी विशेष वर्ग
या वर्गों में निहित होकर न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। शीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। तो इन परिभाषाओं को जो विभिन्न विद्वानों ने दी है, उनका अध्ययन करने के बाद में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो 3 प्रमुख विशेषताएं वो हमारे सामने आती है। नंबर 1, ये शासन प्रणाली ऐसी है जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है, यानी जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है, सरकार का कोई अन्य रूप नहीं होता। दूसरा, जनता के हितों का रक्षण। लोकतंत्र जो शासन है उसका जो अस्तित्व है वो जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, यानी ये किसी विशेष वर्ग का ध्यान नहीं रखती, अपितु संपूर्ण समुदाय के जनता के हितों की रक्षा करती है। और तीसरा, उत्तरदायी सरकार। जो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी शासक द्वारा जो शक्तियां हैं वो सर्वसाधारण के हित में इनका प्रयोग किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता है तो सर्वसाधारण या आम जनता शासन में परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जो जनता है, जनता की सरकार की स्थापना होती है और सरकार द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। जनता की इच्छा अनुसार ही जो लोकतंत्रात्मक सरकार हैं वो अपने पद पर बनी रह सकती हैं। लोकतंत्रात्मक शासन के 2 भेद माने जाते हैं, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है, नीतियों का निर्धारण करती है, कानून बनाती है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करती है, उन पर नियंत्रण करती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों और भारत के वजीर संघ में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, क्योंकि वर्तमान समय में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली है वो कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में संभव है। बड़े राज्यों में इस शासन प्रणाली को अपनाना संभव नहीं है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो दूसरा प्रकार है वो है प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग न करके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसे प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी वह प्रतिनिधि लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका अधिकांश भाग शासन की शक्तियों का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है, जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और जिससे कानून निर्माण करने वाली जो व्यवस्थापिका हैं उनका गठन होता है। और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो व्यवस्थापिका में से ही जो कार्यपालिका का गठन होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के जो प्रमुख है उसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो वर्तमान समय में विश्व में अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र ही प्रचलित है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना बड़े राज्यों के लिए संभव नहीं है, और न ही जनता इतनी शिक्षित है कि वह प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले, न ही जनता के पास इतना समय है कि वह कानूनों का निर्माण करे, नीति निर्धारण करे, क्योंकि कानून निर्माण करना जटिल प्रक्रिया है जो केवल विशेषज्ञ व्यक्ति कर सकते हैं। आम जनता को कानूनों की समझ नहीं होती कि वो कानून निर्माण में भाग ले, न ही उनके पास इतना समय होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये घटना ही है, ये केवल छोटे
राज्यों जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, जहाँ जनसंख्या शिक्षित है, उन राज्यों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो प्रचलित है। जनता इस अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जो प्रतिनिधि हैं उनको उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक है कि जनता अपने केवल प्रतिनिधियों का चुनाव ही नहीं करे वरन उनके जो व्यवहार हैं उन पर भी नियंत्रण रखे, ताकि जनहित के निर्णय शासकों द्वारा लिए जा सकें और साथ ही जनता के द्वारा अपने अधिकारों का, अवसरों का इस प्रकार उपयोग किया जाए ताकि सभी नागरिकों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों और अवसरों का उपयोग करने का अवसर मिले। किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म, संपत्ति, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वर्तमान समय में वो सभी राज्यों में प्रचलित है और इस शासन प्रणाली में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली केवल सरकार का रूप ही नहीं है वरन ये राज्य और समाज का, हम कह सकते हैं, तीनों का मिश्रण है। इसके अंतर्गत मानवीय सभ्यता और व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के महत्व पर आधारित है ये शासन प्रणाली और जीवन का एक ऐसा मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, इन तीनों क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना और एक सहयोगी समाज की रचना करना इस शासन प्रणाली का उद्देश्य है। तो मानव जाति के उदय के साथ ही अनेक शासन प्रणालियाँ आई, लेकिन उनमें अनेक दोष थे। वर्तमान में जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो सब शासन प्रणालियों में हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के हितों के लिए कार्य करती है और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उसकी इच्छा अनुसार ही अपने पद पर बनी रहती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो लोकतंत्र है उसका अर्थ, परिभाषा और इस शासन प्रणाली के जो दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसकी जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।